Hello students, Namaste. You are most welcome to 12th class chemistry English medium. Students, our chapter 5 surface chemistry is going on. In this chapter, our topic catalyst is study here. Students, catalyst के बारे में आपको प्रीवियस वीडियो में थोड़ा सा बता दिया था, कैटलिस्ट की डेफिनेशन आपको दी थी और वहाँ पर आपको कैटलिस्ट के टाइप भी हमने बताए थे। तो स्टूडेंट्स, कैटलिस्ट जो हैं वो 4 टाइप्स के होते हैं। ये 4 टाइप्स की कैटलिस्ट में से सबसे पहला जो कैटलिस्ट होता है पॉजिटिव कैटलिस्ट, इसको आपको हमने प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया था। तो पॉजिटिव कैटलिस्ट जो होते हैं स्टूडेंट्स, वो क्या करेंगे, किसी भी रिएक्शन के रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है ना। ऐसे ये जो कैटलिस्ट होते हैं ये अपनी प्रेजेंस से रिएक्शन की रेट को इंक्रीज कर देते हैं। और अब देखते हैं स्टूडेंट्स उन 4 टाइप में से, जैसे फर्स्ट टाइप आपका हो गया पॉजिटिव कैटलिस्ट, तो सेकंड टाइप चेक करते हैं आज हम यहाँ पर नेगेटिव कैटलिस्ट, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट डालेंगे अपन नेगेटिव कैटलिस्ट। नेगेटिव कैटलिस्ट, ठीक है ना। तो देखो स्टूडेंट्स, नेगेटिव कैटलिस्ट जो होता है वो क्या करेगा, रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करेंगे स्टूडेंट्स से डिक्रीज करेंगे, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स, द कैटलिस्ट विच डिक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, द कैटलिस्ट विच डिक्रीज द rate of reaction is called negative catalyst। पॉजिटिव कैटलिस्ट तो इंक्रीज करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को और नेगेटिव कैटलिस्ट डिक्रीज करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर हम एग्जाम्पल लेते हैं। तो देखो, सोडियम सल्फाइड का ऑक्सीडेशन कराते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं स्टूडेंट्स, सोडियम सल्फाइड। सोडियम सल्फाइड का जब ऑक्सीडेशन कराते हैं तो एथिल अल्कोहल की प्रेजेंस में इसका जो रेट होता है वो डिक्रीज हो जाता है। सोडियम सल्फाइड का जब आप ऑक्सीडेशन कराओगे और इसके अंदर थोड़ा सा एथिल अल्कोहल हम डाल देंगे तो इस एथिल अल्कोहल की प्रेजेंस में इसके अंदर जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो डिक्रीज हो जाता है। इट मीन्स यहाँ पर एथिल अल्कोहल किसका काम कर रहा है, नेगेटिव कैटलिस्ट का काम कर रहा है, ठीक है ना। तो द रेट ऑफ ऑक्सीडेशन मैं लिख देता हूँ, द रेट ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ सोडियम सल्फाइड is decreases in the presence of ethyl alcohol, ठीक है ना। तो रिएक्शन देखते हैं चेक करके, ओके। सोडियम सल्फाइड का ऑक्सीडेशन, क्या डालोगे, इथाइल अल्कोहल, क्या फॉर्म हो जाएगा, सोडियम सल्फेट। सल्फाइड से क्या फॉर्म हो रहा है स्टूडेंट्स, सोडियम सल्फेट, क्लियर। तो यहाँ पर इथाइल अल्कोहल किसका काम कर रहा है, हियर इथाइल अल्कोहल एक्ट एज नेगेटिव कैटलिस्ट, ठीक है। अब देखो, आप लोग अपनी जो मोटर व्हीकल होती है स्टूडेंट्स, मोटर व्हीकल जो होते हैं ना, जैसे मोटरसाइकिल वगैरह जो होते हैं, टू व्हीलर्स के अंदर पेट्रोल फ्यूल की फॉर्म में यूज़ किया जाता है, ठीक है ना। पेट्रोल का जब कंबस्टन होता है तो उसमें नॉकिंग होती है, यानी कि बहुत ज़ोर से धड़धड़ाहट की आवाज़ आती है। तो इस नॉकिंग को
कम करने के लिए पेट्रोल के अंदर टेट्रा एथिल लेड मिलाया जाता है। पेट्रोल के अंदर क्या मिलाया जाता है? टेट्रा एथिल लेड। ये टेट्रा एथिल लेड जो होता है ये पेट्रोल की जो इंजन में नॉकिंग होती है उसको डिक्रीज करता है। इट मीन्स यहाँ पर टेट्रा एथिल लेड किसका काम कर रहा है? नेगेटिव कैटेलिस्ट का। ठीक है ना? तो दूसरा एग्जांपल लिख सकते हैं टेट्रा एथिल लेड। टेट्रा एथिल लेड शॉर्ट में बोलते हैं बच्चों इसको TEL। TEL को क्या बोलेंगे? टेट्रा एथिल लेड इज मिक्स्ड। इसको मिलाया जाता है मिक्स्ड टू डिक्रीज द नॉकिंग, टू डिक्रीज द नॉकिंग ऑफ पेट्रोल। पेट्रोल जो नॉकिंग करता है इंजन के अंदर उसको डिक्रीज करने के लिए टेट्रा एथिल लेड को उसके अंदर मिक्स किया जाएगा। तो टेट्रा एथिल लेड यहाँ पर नेगेटिव कैटेलिस्ट का काम कर रहा है। ठीक है? तो स्टूडेंट्स अब हम नेक्स्ट रिएक्शन चेक करते हैं। नेक्स्ट जो टाइप होता है सेकंड हो गया ये। थर्ड टाइप हम यहाँ पर नोट करते हैं, आप इसको नोट करिए फटाफट। थर्ड पॉइंट है स्टूडेंट्स ऑटो कैटेलिस्ट। ऑटो कैटेलिस्ट क्या होता है? देखो, आप कोई भी रिएक्शन कराते हो और उस रिएक्शन के अंदर प्रोडक्ट फॉर्म होगा। जब हम कोई रिएक्शन कराते हैं और उस रिएक्शन में बनने वाला जो प्रोडक्ट है वही प्रोडक्ट उस रिएक्शन के लिए कैटेलिस्ट का काम करे। जिस रिएक्शन को हम करा रहे हैं उस रिएक्शन से ही प्राप्त होने वाला कोई प्रोडक्ट है और वो प्रोडक्ट उसी रिएक्शन के लिए किसका काम करे? कैटेलिस्ट का काम करे। तो इसको हम ऑटो कैटेलिस्ट बोलते हैं। स्टूडेंट्स इसमें आप लोग ऊपर से कोई कैटेलिस्ट नहीं मिलाते हो। इसके अंदर ऐसी रिएक्शंस के अंदर तो जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है ना, उन प्रोडक्ट्स में से कोई एक प्रोडक्ट ऐसा होता है जो उस रिएक्शन का के लिए कैटेलिस्ट का काम कर जाता है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं हम ऑटो कैटेलिस्ट। क्या बोलेंगे? ऑटो कैटेलिस्ट। ठीक है ना? तो नोट करते हैं द प्रोडक्ट फॉर्म इन ए केमिकल रिएक्शन। The product formed in a chemical reaction acts as catalyst, acts as catalyst itself। वो स्वयं ही उसके लिए किसका काम करना लग जाए? कैटेलिस्ट का। फॉर दैट रिएक्शन, फॉर दैट रिएक्शन alters the rate, alters the rate of reaction, rate of reaction is called ऑटो कैटेलिस्ट। यानी कि रिएक्शन के अंदर बनने वाला कोई प्रोडक्ट होगा वही उस रिएक्शन की रेट को क्या करेगा? अल्टर्स कर देगा, बदल देगा, इंक्रीज कर देगा या डिक्रीज कर देगा। तो वही प्रोडक्ट उस रिएक्शन के लिए किसका काम करेगा? ऑटो कैटेलिस्ट का काम करेगा। तो देखो एग्जांपल्स चेक करते हैं हम यहाँ पर। फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं स्टूडेंट्स हम। देखो रिएक्शन कराते हैं हम एथिल एसीटेट की। एथिल एसीटेट क्या होता है? एक एस्टर होता है। एथिल एसीटेट का हाइड्रोलाइसिस कराते हैं। किसका हाइड्रोलाइसिस कराते हैं? एथिल एसीटेट का। जब एथिल एसीटेट का हाइड्रोलाइसिस कराते हैं स्टूडेंट्स तो वहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो फर्स्ट में बहुत
स्लो होता है, लेकिन जैसे ही उसके अंदर थोड़ा बहुत एसिटिक एसिड फॉर्म हो जाता है तो तुरंत उस रिएक्शन का रेट इंक्रीज हो जाता है। इट मीन्स यहाँ पर जो एसिटिक एसिड है वो किसका काम कर रहा है? वो काम कर रहा है स्टूडेंट्स ऑटो कैटेलिस्ट का। किसका काम कर रहा है? ऑटो कैटेलिस्ट का। ठीक है ना? तो देखो द रेट ऑफ हाइड्रोलाइसिस, द रेट ऑफ हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर, एस्टर लिख रहा हूं मैं, एस्टर, जबकि नाम क्या बोल रहा था मैं अभी? एथिल एसीटेट। नाम ब्रैकेट में लिख दूं, इथाइल एसीटेट। फर्स्ट डिक्रीजेस, पहले तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? डिक्रीज होता है, यानी कि बहुत कम होता है। बट आफ्टर सम टाइम्स, बट आफ्टर सम टाइम्स, लेकिन कुछ देर बाद क्या होता है स्टूडेंट्स? इट इंक्रीज ड्यू टू फॉर्म ऑफ, इट इंक्रीज्ड ड्यू टू फॉर्म हाइड्रोजन आयन ऑफ, हाइड्रोजन आयन ड्यू टू फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन आयन लिखेंगे। आयन, हाइड्रोजन आयन किससे आएंगे? बाई एसिटिक एसिड। ठीक है ना? एक्ट एज कैटेलिस्ट। तो देखो एस्टर ले, एस्टर कौन सा लेना? एथिल एसीटेट। इथाइल एसीटेट ले, C2H5COOH। ये तो इथाइल एसीटेट नहीं हुआ अभी। इथाइल एसीटेट का फॉर्मूला क्या होगा? CH3COOC2H5। ये है एस्टर, इथाइल एसीटेट। हाइड्रोलाइसिस करा दो। ठीक है, यहाँ पर हाइड्रोजन आयन लिख दूँ, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि कहाँ से आ जाएगा? इसमें आपको ऑब्टेन होगा एसिटिक एसिड और एथेनॉल। देखो ये जो वाटर है ना, ये वाटर इस फॉर्म में होगा और ये यहाँ से ब्रेक होगा, तो इसके साथ तो OH जुड़ जाएगा और इसके साथ H जुड़ जाएगा, तो एक तो एसिटिक एसिड मिल गया आपको और एक आपको क्या मिल जाएगा? एथेनॉल। तो यहाँ पर एसिटिक एसिड जो है ये ऑटो कैटेलिस्ट की तरह काम करता है। ठीक है, समझ आ रही है बात? ऑटो कैटेलिस्ट की तरह काम कैसे करेगा एसिटिक एसिड? चलो एक एग्जाम्पल से और समझ लेते हैं इसको, ऑटो कैटेलिस्ट को। इसको आप नोट करिए फटाफट से, एक एग्जाम्पल और देते हैं इसके लिए। ऑटो कैटेलिस्ट का एक एग्जाम्पल और ले लो, चलो। हाँ, सेकंड देखो, Mn मैंगनीज आयन, मैंगनीज आयन का फॉर्मेशन होता है ऑक्जेलिक एसिड के ऑक्सीडेशन से। Mn+2 आयन फॉर्म बाय ऑक्सीडेशन ऑफ, आयन फॉर्म्ड बाय ऑक्सीडेशन ऑफ ऑक्जेलिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड का ऑक्सीडेशन होता है और वो भी किसके द्वारा? वो ऑक्सीडेशन होता है स्टूडेंट्स बाय एसिडिफाइड KMnO4, बाय एसिडिफाइड KMnO4, पोटेशियम परमैंगनेट। KMnO4 को क्या बोलोगे? पोटेशियम परमैंगनेट। ठीक है ना? एक्ट एज ऑटो कैटेलिस्ट, एक्ट एज ऑटो
कैटेलिस्ट, यहाँ पर ऑटो कैटेलिस्ट का काम कर रहा है पोटेशियम परमैंगनेट। तो देखो ऑक्जेलिक एसिड लो, हाँ ऑक्जेलिक एसिड को COOH और COOH इस तरह से नोट कर सकते हैं, या तो ऐसे नोट कर दो या फिर आप H2C2O4 इस तरह से नोट कर दो, एक ही बात है ना। और इसके साथ आपको रिएक्शन कराना है किसका, KMnO4 का, और ये भी कैसा, एसिडिफाइड। तो इसमें आपको यहाँ पर जो ऑब्टेन होने वाले प्रोडक्ट है वो क्या है, पोटेशियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट, मैंगनीज सल्फेट, CO2 गैस, और क्या रह गया, हाइड्रोजन रह गया, तो H2O बना दो, हाइड्रोजन ही तो रहा है बस, प्लस H2O। बैलेंस चेक करो बेटा, बैलेंस करने के लिए आप लोग क्या करोगे, देखो 5 2 3, तो 2 2 और साहब यहाँ पे लगा दो बच्चों 10, यहाँ पे लगा दो बच्चों 8। चेक करो और चेक करके देखो भैया, अब एक गड़बड़ रह रही है, मैंगनीज 2 हैं तो यहाँ पर मैंगनीज भी 2 हो जाएंगे, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर ये जो KMnO4 है ये ऑटो कैटेलिस्ट की तरह काम कर रहा है, ये अपने आप इस रिएक्शन की रेट को इंक्रीज कर देगा, इसमें आपको कोई भी कैटेलिस्ट डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। यहाँ पे नोट कर दिया है MnO4 किसका काम कर रहा है, ऑटो कैटेलिस्ट का। अब स्टूडेंट्स 4th नंबर चेक करते हैं, 4th नंबर है इंड्यूस्ड कैटेलिस्ट। इंड्यूस्ड कैटेलिस्ट क्या होता है, देखो कोई एक रिएक्शन होती है, वो एक रिएक्शन तो कंप्लीट हो सकती है, लेकिन इसी तरह से कोई दूसरा सब्सटेंस है उसकी रिएक्शन कंप्लीट नहीं हो रही है। जनरल वे में देखें हम, जनरल वे की बात करें, जनरल वे में 1-2 रिएक्शन ले लें आपने, एक रिएक्शन तो आराम से कंप्लीट हो रही है, दूसरी रिएक्शन बिल्कुल नहीं हो रही है। और अगर इन दोनों रिएक्शनों को एक ही पात्र में मिक्सड कर दिया जाए, समझ आ रही बात, 2 रिएक्शन है, एक ये रही और एक ये रही, ये रिएक्शन तो जनरल वे में आराम से कंप्लीट हो रही है और ये रिएक्शन कंप्लीट नहीं हो रही है, ठीक। अब अगर ऐसा करते हैं कि इन दोनों रिएक्शनों को मिक्स कर दिया जाए और एक साथ एक ही एपरेटस में डाल दिया जाए, तो दोनों ही रिएक्शन कंप्लीट हो जाती हैं। जैसे आप इनको एक ही एपरेटस में दोनों रिएक्शनों को मिक्सड करोगे तो दोनों ही रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है, यानी कि ये वाली जो रिएक्शन है वो इसको भी क्या कर देती है, इंड्यूस्ड कर देती है। समझ आ रही है बात, कोई भी 2 रिएक्शन, सामान्य सी बात समझा रहा हूँ मैं, 2 रिएक्शन है, फर्स्ट रिएक्शन सेकंड रिएक्शन, ये रिएक्शन तो जनरल वे में कंप्लीट हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये रिएक्शन जनरल वे में कंप्लीट नहीं हो रही है। अब इन दोनों रिएक्शनों को आपस में आप मिक्स कर दो तो दोनों ही रिएक्शन कंप्लीट हो जाती हैं। इट मीन्स पहली वाली रिएक्शन ने दूसरी वाली रिएक्शन को इंड्यूस्ड कर दिया और वो भी कंप्लीट हो गई। तो इस तरह की जो रिएक्शन होती हैं वो इंड्यूस्ड कैटेलिस्ट कहलाती है, क्योंकि यहाँ पर पहली वाली जो रिएक्शन है दूसरी वाली रिएक्शन के लिए इंड्यूस्ड कैटेलिस्ट का काम कर रही है, ठीक है ना। तो देखो इन सम रिएक्शंस द रेट ऑफ रिएक्शन, इन सम रिएक्शंस the rate of a reaction increased rapidly, rate of reaction, rate of a reaction increased rapidly by induction of second reaction, by
इंडक्शन ऑफ सेकेंड रिएक्शन। दूसरी जो रिएक्शन है उसके इंडक्शन से पहले वाली रिएक्शन का भी रेट कैसा हो जाता है, रैपिडली इंक्रीज हो जाता है। टेकन प्लेस विद फर्स्ट रिएक्शन, टेकन प्लेस विद फर्स्ट रिएक्शन। जब इसको पहली रिएक्शन के साथ मिलाकर लिया जाता है तो ये दूसरी रिएक्शन को भी क्या कर देती है, इंड्यूस्ड कर देती है। एट दिस पोजीशन रिएक्शन इज एज दिस पोजीशन ऑफ रिएक्शन is called induced catalyst। रिएक्शन की ये जो स्थिति है ये क्या कहलाती है, इंड्यूस्ड कैटेलिस्ट कहलाती है। देखो एग्जाम्पल से समझो इसको। एग्जाम्पल लेते हैं, एक एग्जाम्पल ले रहे स्टूडेंट्स हम कि सोडियम सल्फाइड को एयर की प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं। देखो एक तो लेते हैं हम सोडियम सल्फाइड, एक रिएक्टेंट तो सोडियम सल्फाइड की रिएक्शन कराते हैं हम एयर की प्रेजेंस में, तो इजी वे में वो कंप्लीट हो जाती है और सोडियम सल्फेट का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक, दूसरी तरफ सोडियम आर्सेनाइड लेते हैं और सोडियम आर्सेनाइड की रिएक्शन कराते हैं एयर की प्रेजेंस में, तो वो नहीं होती है, वो रिएक्शन कंप्लीट नहीं होती है। अब क्या करते हैं, सोडियम सल्फाइड और सोडियम आर्सेनाइड दोनों को मिक्स कर देते हैं एयर की प्रेजेंस में, तो दोनों ही रिएक्शन कंप्लीट हो जाती हैं। समझ आ रही है बात, ठीक है ना। तो देखो नोट करता हूं मैं इसको। द ऑक्सीडेशन ऑफ सोडियम सल्फाइड, द ऑक्सीडेशन ऑफ sodium sulfide takes place rapidly in air, rapidly in air, but the oxidation of sodium arsenide, the oxidation of sodium arsenide Na3ASO3, ये नहीं 3 नहीं आएगा शायद 4 आएगा, चलो सही है। Na3ASO3 सोडियम आर्सेनाइड, नाम लिख देता हूँ इसका ब्रैकेट में, सोडियम आर्सेनाइड, ठीक है ना। बट द ऑक्सीडेशन ऑफ सोडियम आर्सेनाइड डज नॉट टेक्स प्लेस, डज नॉट टेक्स प्लेस। सोडियम आर्सेनाइड की रिएक्शन एयर की प्रेजेंस में नहीं होती है। इफ बोथ सब्सटेंसेस आर मिक्सड, if both substances are mixed, अगर दोनों को मिला दिया जाए, then both are oxidized, then both are ऑक्सीडाइज्ड, तो दोनों के दोनों का ऑक्सीडेशन हो जाता है इन दी एयर। एयर की प्रेजेंस में दोनों के दोनों सब्सटेंस का क्या हो जाएगा,
ऑक्सीडेशन हो जाएगा। इन द एयर लिख दो, चाहे बाई एयर लिख दो, बाई एयर लिख दो। तो देखो ऑक्सीडेशन कराओ बच्चों, सोडियम सल्फाइड, एयर मीन्स ऑक्सीजन, और ये क्या फॉर्म कर देगा, Na2SO4, बैलेंस कर दो। और सोडियम आर्सेनाइट लो, इसका ऑक्सीडेशन कराओ एयर के प्रेजेंस में, नो रिएक्शन टेक्स प्लेस। दिख रहा है ना नीचे, चेक करो एक बार, नीचे दिख रहा है क्या, नो रिएक्शन टेक्स प्लेस। अब क्या करते हो बच्चों, ऊपर से इसको थोड़ा सा रेज कर देता हूँ मैं। अब आप इन दोनों को मिक्स कर दो, किस किस को, सोडियम सल्फाइड और सोडियम आर्सेनाइट को, ठीक है। देखो सोडियम सल्फाइड प्लस सोडियम आर्सेनाइड, दोनों को मिक्स कर दिया, एयर की प्रेजेंस कर दी, और तुरंत दोनों रिएक्शन करके यहाँ पर क्या फॉर्म करती हैं, सोडियम सल्फेट प्लस Na3ASO4, क्या फॉर्म कर दिया, Na3ASO4। यानी कि दोनों का क्या हो गया, दोनों का ऑक्सीडेशन हो गया ना, इसके अंदर भी ऑक्सीजन ऐड हो गया, इसके अंदर भी ऑक्सीजन ऐड हो गया। तो अब ये रिएक्शन क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। तो इस रिएक्शन को किसने इंड्यूस किया, पहली वाली रिएक्शन ने, पहली रिएक्शन ने इंड्यूस किया किसको, सेकंड रिएक्शन को, ठीक है ना। तो ये आपकी समझ आ गई होगी कि इंड्यूस्ड रिएक्शन या इंड्यूस्ड कैटेलिस्ट किस तरह के होते हैं। तो ये वाली जो रिएक्शन है, इस वाली रिएक्शन के लिए किसका काम कर रही है, इंड्यूस्ड कैटेलिस्ट का काम कर रही है। तो स्टूडेंट्स, कैटेलिस्ट की जो ये 4 टाइप, उनकी वर्किंग प्रोसेस के अकॉर्डिंग थी। ऑन द बेसिस ऑफ वर्किंग प्रोसेस द टाइप्स ऑफ कैटेलिस्ट हैज 4, वो कंप्लीट होती हैं, ठीक है ना। 4 टाइप हो गई, पॉजिटिव कैटेलिस्ट, नेगेटिव कैटेलिस्ट, ऑटो कैटेलिस्ट और इंड्यूस्ड कैटेलिस्ट। एग्जाम्पल बहुत मस्ट हैं, तो एग्जाम्पल शुड बी लर्न, ओके। तो नोट कर लो आप इनको। अब देखो, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट कैटेलिस्ट आर ऑफ 2 टाइप्स। फिजिकल स्टेट के आधार पर कैटेलिस्ट 2 प्रकार के होते हैं। फिजिकल स्टेट के आधार पर कैटेलिस्ट को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया, 2 टाइप्स में। तो इसमें पहला जो पार्ट है वो है स्टूडेंट्स होमोजेनस कैटेलिस्ट, होमोजेनस कैटेलाइसिस। ये फिजिकल स्टेट के आधार पर हैं। देखो, होमोजेनस कैटेलाइसिस किसको बोलते हैं, तो बच्चों होमोजेनस कैटेलाइसिस का मतलब है कि जब व्हेन रिएक्टेंट्स, प्रोडक्ट्स एंड कैटेलिस्ट 3, जो तीनों पदार्थ आप यूज़ कर रहे हो, कौन कौन से, तीनों के तीनों सब्सटेंस यूज कर रहे हो, कौन कौन से, कैटेलिस्ट, रिएक्टेंट, प्रोडक्ट। एक रिएक्शन का रिएक्टेंट होगा, प्रोडक्ट होगा और कैटेलिस्ट होगा। अगर इन तीनों की फिजिकल स्टेट या इनकी फेज सेम है, एक स्थिति तो क्या होगी, रिएक्टेंट, प्रोडक्ट और कैटेलिस्ट तीनों की फिजिकल स्टेट और फेज कैसी हो सकती है, सेम हो सकती है। अगर इन तीनों की फिजिकल स्टेट सेम है तो उसको बोलेंगे होमोजेनस कैटेलाइसिस। और अगर इन तीनों की फिजिकल स्टेट डिफरेंट है, तीनों की डिफरेंट हो सकती है, कोई एक की डिफरेंट हो सकती है, तो वो होमोजेनस नहीं होता।
होमोजेनस कैटेलिस्ट तो तभी होगा जब इन तीनों की जो फिजिकल स्टेट है वो कैसी होगी, सेम होगी। या तो तीनों के तीनों गैसियस स्टेट में हों, या तीनों के तीनों लिक्विड स्टेट में हों, या तीनों के तीनों सॉलिड स्टेट में हों, सेम स्टेट में होने चाहिए। तो यही इसकी डेफिनेशन है बच्चों। इफ़ द फेज ऑफ रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स एंड कैटलिस्ट, इफ द फेज ऑफ रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स एंड कैटलिस्ट आर सेम, अगर तीनों की फेज कैसी है, सेम है, देन द रिएक्शन इज कॉल्ड, देन द रिएक्शन इज कॉल्ड होमोजेनस कैटेलाइसिस। कैटेलाइसिस एग्जाम्पल्स के थ्रू चेक करते हैं होमोजेनस कैटेलिस्ट कैसे हो सकता है। तो देखो, रिएक्शन है स्टूडेंट्स अपने पास, सल्फर डाइऑक्साइड गैस का ऑक्सीडेशन करा रहे हैं हम, और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस हमको ऑब्टेन होती है, और यहाँ पर हम कैटलिस्ट की फॉर्म में यूज़ कर रहे हैं नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस। तो बच्चों देखो, सल्फर डाइऑक्साइड गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है, सल्फर ट्राइऑक्साइड भी गैस है, और नाइट्रोजन ऑक्साइड भी गैस है। देख लो, रिएक्टेंट, प्रोडक्ट, कैटलिस्ट, तीनों की तीनों सेम फेज में हैं। अगर ये तीनों सेम फेज में हैं तो ये क्या कहलाएगा, होमोजेनस कैटेलिस्ट। बैलेंस कर देना इस क्वेश्चन को, ठीक है ना। ये क्या कहलाएगा स्टूडेंट्स, होमोजेनस कैटेलिस्ट। ये जो रिएक्शन होती है ये कहाँ पर होती है, देखो ये होती है स्टूडेंट्स लेड चैम्बर में, इसलिए इसको लेड चैम्बर प्रोसेस भी बोलते हैं। सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस आपको ऑब्टेन करनी है तो उसको क्या बोलेंगे, लेड चैम्बर प्रोसेस। और एग्जांपल देखते हैं बच्चों, हाइड्रोलाइसिस ऑफ एथिल एसीटेट। और एग्जांपल चेक करते हैं, हाइड्रोलाइसिस ऑफ इथाइल एसीटेट। तो देखो, इथाइल एसीटेट लो, CH3COO C2H5 प्लस हाइड्रोलाइसिस कराना है इसका, ठीक है। यहाँ पर हम हाइड्रोलाइसिस कराने के लिए थोड़ा सा इसके अंदर एसिड डालेंगे। आपको ऑब्टेन होंगे स्टूडेंट्स एसिटिक एसिड एंड एथेनॉल। क्या क्या ऑब्टेन होंगे, एसिटिक एसिड और एथेनॉल। तो देखो स्टूडेंट्स, इथाइल एसीटेट लिक्विड स्टेट में होता है, वाटर लिक्विड स्टेट में होता है, H2SO4 एसिड भी लिक्विड स्टेट में है, एसिटिक एसिड भी लिक्विड स्टेट में है, एथेनॉल यानी कि एल्कोहल भी कौन सी स्टेट में है, लिक्विड स्टेट में। तो सब के सब लिक्विड स्टेट में है गया, तो ये कौन सा हो गया, होमोजेनस कैटेलिस्ट हो गया कि नहीं हो गया, हैं, हो गया ना। अब देखो, चलो एक एग्जांपल और लिख देता हूं मैं, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस ऑफ सुक्रोज। एसिडिक हाइड्रोलाइसिस ऑफ सुक्रोज। सुक्रोज का एसिडिक हाइड्रोलाइसिस कराते हैं। तो देखो, सुक्रोज का फॉर्मूला क्या होगा, वही होगा जो शुगर का है, C2C12H22O11। शुगर का फॉर्मूला यही तो है, ठीक है ना, प्लस H2O। सुक्रोज, ये सुक्रोज है बच्चों,
अब इसका एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करा रहे हैं, इट मीन्स इसके अंदर थोड़ा बहुत क्या डालोगे अमाउंट में, एसिड डालोगे, क्या डालोगे, एसिड। जैसे इसका हाइड्रोलाइसिस होता है तो आपको वहाँ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज दोनों ऑब्टेन होते हैं, दोनों का सेम फॉर्मूला होता है। तो देखो सुक्रोज का ये सॉल्यूशन जो है कौन सी स्टेट में है, लिक्विड स्टेट में। सुक्रोज लिक्विड स्टेट में होती है, सुक्रोज शुगर जो होती है, और ये भी लिक्विड स्टेट में, ये भी डाइल्यूट कंडीशन में आपको ऑब्टेन होगा, और ये भी आपको डाइल्यूट कंडीशन में ऑब्टेन होगा। तो यहाँ पर सबकी फिजिकल स्टेट कैसी है, सेम है, और फिजिकल स्टेट अगर सेम है तो ये सब के सब एग्जाम्पल किसके हो गए, होमोजेनस कैटालाइसिस के। ठीक है, तो होमोजेनस कैटालाइसिस में क्या होगा, कैटेलिस्ट, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट तीनों के तीनों की जो फिजिकल स्टेट होगी वो कैसी होगी, सेम होगी। सभी एग्जाम्पल्स में आप चेक करके देख सकते हैं कि सबकी फिजिकल स्टेट कैसी मानी गई यहाँ पर, सेम। ठीक है, तो और दूसरा चेक करते हैं बच्चों हम, नंबर 2 हेट्रोजेनस कैटालाइसिस। तो हेट्रोजेनस कैटालाइसिस में क्या होगा, रिएक्टेंट, प्रोडक्ट और कैटेलिस्ट तीनों की जो फेज है वो कैसी होगी, डिफरेंट होगी। या तो तीनों की डिफरेंट हो सकती है या फिर तीनों में से किसी एक की डिफरेंट हो सकती है। एक की डिफरेंट होने पर ही वो क्या हो जाएगा, हेट्रोजेनस। ठीक है ना, तो या इसकी डेफिनेशन नोट करेंगे, व्हेन फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट, प्रोडक्ट एंड कैटेलिस्ट, व्हेन फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट, प्रोडक्ट एंड कैटेलिस्ट आर डिफरेंट, कैसी हो सकती है, डिफरेंट, देन दिस रिएक्शन इज कॉल्ड, देन दिस रिएक्शन is called heterogeneous catalysis। हेट्रोजेनस कैटालाइसिस बोल सकते हैं इसको। एग्जाम्पल ले लो, एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं। पहला, हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल, ऑयल का हाइड्रोजनेशन कराएंगे। तो देखो बेटा, हम लेते हैं वेजिटेबल ऑयल, वेजिटेबल ऑयल, ठीक है, और इसका हाइड्रोजनेशन कराते हैं, और आपको यहाँ पर ऑब्टेन होता है स्टूडेंट्स वेजिटेबल घी, जिसको डालडा बोलते हो, और इसके लिए यूज करते हैं हम निकेल कैटेलिस्ट का। अब देखो बच्चों, मैं यहाँ पर इनकी फिजिकल स्टेट लिख रहा हूँ। वेजिटेबल ऑयल लिक्विड स्टेट में होगा, हाइड्रोजन गैसियस स्टेट में होती है, निकेल मेटल है सॉलिड स्टेट में होता है, और वेजिटेबल घी जो होता है ये भी सॉलिड स्टेट में माना जाता है। तो देखो, ये लिक्विड, ये गैस, ये सॉलिड, ये सॉलिड, सब अलग अलग हो गए, सारे के सारे डिफरेंस हो गए ना, इसलिए कैसा है ये हेट्रोजेनस कैटेलिस्ट। अब देखो एक दूसरा एग्जांपल भी लिख देता हूँ, हेबर प्रोसेस। ध्यान होगा, हेबर प्रोसेस किस काम आती है, चलो लिखो, ऑफ अमोनिया। अमोनिया गैस फॉर्म होती है हेबर प्रोसेस के थ्रू, और अमोनिया गैस का फॉर्मेशन करने के लिए आप किसका यूज़ करते हो, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन इक्वल टू अमोनिया गैस। बैलेंस कर दो, यहाँ पर 3 लगाओ, 2, और इसके लिए कैटेलिस्ट कौन सा है, आयरन।
फिजिकल स्टेट नोट करो, नाइट्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस, आयरन सॉलिड, अमोनिया गैस। हो गया ना डिफरेंस। तो ये क्या हो गया, हेट्रोजेनस कैटेलिस्ट। तो स्टूडेंट्स आज आपने कैटेलिस्ट वाला जो पोर्शन है उसको यहाँ पर स्टडी किया है। आई होप दैट यू विल बी अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में बस आज आपको कैटेलिस्ट के बारे में एक्सप्लेन किया गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम और कैटेलिस्ट होते हैं कुछ, उनके बारे में आपको एक्सप्लेन करेंगे। ओके स्टूडेंट्स।